हेलो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे निषेचन एवं अंतर्रोपण, फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था कि किस तरह से मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन से गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस स्टार्ट होती है। मतलब उसमें किस तरह से शुक्राणुओं और अंडाणुओं का निर्माण होता है। तो उसी कड़ी में हम आज आगे देखेंगे कि जो फीमेल और मेल होते हैं उनमें जो मैथुन की क्रिया होती है मेल और फीमेल के अंदर, तो मैथुन की क्रिया के बाद जो शुक्र होते हैं, वीर्य होते हैं अर्थात स्पर्म होते हैं, वो फीमेल की वेजाइना अर्थात जो योनि वाला हिस्सा होता है उसमें छोड़ा जाता है। ये जो प्रक्रिया होती है, मतलब जो स्पर्म होता है उसे वेजाइना में रिलीज किया जाता है, छोड़ा जाता है, तो ये प्रक्रिया वीर्यसेचन इंसेमिनेशन कहलाती है। अब होता क्या है इस टाइम पे कि गतिशील जो शुक्राणु होते हैं, जो स्पर्म होते हैं, वो तेज़ी से तैरते हुए यूट्रस अर्थात गर्भाशय ग्रीवा से होकर गर्भाशय में प्रवेश करते हैं, यूट्रस के अंदर प्रवेश करते हैं और अंततः ये अंडवाहिनी नली के तुम्बिका अर्थात एम्पुला रीजन में पहुंच जाते हैं। जब ये एम्पुला रीजन में पहुंच जाते हैं तो इसी बीच अंडाशय जो होती है, जो ओवरी होती है, उस वो क्या करता है, अंडाणु जो उससे जो एक से रिलीज हुई होती है वो निषेचित हो जाता है। और ये निषेचन की प्रक्रिया जो होती है तुम्बिका अर्थात एम्पुला वाले क्षेत्र में ही होती है। जहाँ निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है तो हिस्सा खास रूप से क्या कहा जाता है, एम्पुला कहा जाता है, तुम्बिका कहा जाता है जैसे हिंदी में। अब निषेचन तभी हो सकता है जब जो अंडाणु और शुक्राणु की जो कोशिकाएं हैं दोनों एक ही समय में तुम्बिका क्षेत्र में अर्थात एम्पुलरी जंक्शन में पहुँचे, तो उसी टाइम पे फर्टिलाइजेशन निषेचन की क्रिया हो पाती है। यही कारण है कि सभी तरह की जो सेक्सुअल रिलेशनशिप होती है, सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, तो उसमें सभी तरह की जो संभोग क्रियाएं होती हैं उसमें निषेचन व सगर्भता की स्थिति हमेशा नहीं होती है। जब जो मेल गैमीट और फीमेल गैमीट अगर दोनों एक ही साथ एम्पुलरी एस्थमिक जंक्शन में पहुंचता है तभी फर्टिलाइजेशन की क्रिया हो पाती है, अदरवाइज फर्टिलाइजेशन ईजिली नहीं होता है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि जो निषेचन की क्रिया होती है तो उसमें खास रूप से जो शुक्राणु होते हैं, एक शुक्राणु जो होता है एक अंडाणु कोशिका के साथ निषेचन करता है और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, फर्टिलाइजेशन अर्थात निषेचन कहलाती है। तो बेसिकली एक स्पर्म क्या करता है, एक ओवम सेल को फर्टिलाइज करेगा। निषेचन के दौरान शुक्राणु अंडाणु का जो पारदर्शी आवरण होता है उस आवरण का नाम क्या हो जाता है, जोना पेल्यूसिडा, जो कि एक पारदर्शी आवरण होता है। इसे वो क्या करेगा, ब्रेक करेगा, उसके संपर्क में आएगा और उसे तोड़ने के बाद उसके अंदर प्रवेश कर जाता है। इसके अलावा जो दूसरे शुक्राणु होते हैं, वो दूसरे शुक्राणु जब एक कोई अंडाणु किसी शुक्राणु के द्वारा निषेचित हो चुका होता है, तो जो जोना पेल्यूसिडा की लेयर होती है वो दूसरे शुक्राणुओं को अंडाणु के अंदर प्रवेश नहीं करने देती है। ऐसी स्थिति में कई तरह के बदलाव होते हैं। इस प्रकार यह सुनिश्चित हो जाता है कि एक अंडाणु को केवल एक शुक्राणु ही निषेचित कर पाता है। अब इसमें क्या होगा कि जो शुक्राणु होगा उसमें अग्रपिंडक वाला जो भाग होता है, जो मैंने आपको स्पर्म का स्ट्रक्चर बताया था, तो उसमें जो हेड वाला रीजन होता है, तो शुक्राणु वो क्या करता है कि इसके अंदर का जो आवरण वाला हिस्सा होता है, इसमें कोशिका द्रव्य जो साइटोप्लाज्म उसका होता है, जब उसके अंदर इंटर करता है तो प्लाज्मा भित्ति में प्रवेश करने के पश्चात यह अर्धसूत्री विभाजन जो कि मियोसिस सेकेंड डिवीजन नहीं कंप्लीट होता है उसे सबसे पहले प्रेरित करता है, मतलब मियोसिस सेकेंड को पूर्ण करने में सहायता करता है। जब दूसरा अर्धसूत्री विभाजन भी असमान तरीके से होता है तो ऐसी जो स्थिति होती है, तो ऐसी कंडीशन में एक सेकेंडरी पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होता है। अभी यहाँ पे क्या होगा, जब सेकेंडरी पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होगा तो अब ऐसी जो स्थिति बनती है, ये स्थिति एक तरह से प्रेरित करती है उनमें जो सेकेंडरी पोलर बॉडी होगी वो एक तरह से प्रेरित करेगी अगुणित अंडाणु जो डिम्बाणु या oocyte होगा उसके बनने के लिए। शीघ्र ही शुक्राणु अब क्या करेगा, अंडाणु के अगुणित केंद्रक के साथ फ्यूज कर जाएगा, तो जो उसमें हैप्लॉइड न्यूक्लियस होगा
अंडाणु को उसके साथ फ्यूज करके ये डिप्लॉयड जाइगोट का फॉर्मेशन कर लेगा। तो डिप्लॉयड जाइगोट जो होगा उसके साथ फॉर्मेशन करके अब ये जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा। तो जाइगोट के अंदर टोटल जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे यहाँ पे इस टाइम पे कितने हो जाएंगे, 46, क्योंकि इसमें 23 पहले से थे स्पर्म के अंदर और 23 इसमें भी रहेंगे ओवम के अंदर। तो जब दोनों फ्यूज कर जाएंगे, युग्मनज अर्थात जाइगोट बनेगा, तो कंडीशन 2n वाली होगी। ऐसी स्थिति में इसके अंदर जो गुणसूत्र होंगे उनकी संख्या कितनी हो जाएगी, टोटल 46 हो जाएगी। हमें जनरली हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जो शिशु होते हैं, जो जनरली बेबी होगा, चाइल्ड होगा, उसमें मेल और फीमेल चाइल्ड जो होती है, इसका पूरी तरह से जो कंडीशन होती है कि मेल चाइल्ड या फीमेल चाइल्ड किसका मतलब फॉर्मेशन होगा, निषेचन के बाद किस तरह के बच्चे का जन्म होगा, तो ये पूरी तरह से गुणसूत्र पे डिपेंड करेगा। अभी आप ध्यान दीजिए कि जो मेल या फीमेल चाइल्ड जो होते हैं उसमें जनरली जो मेल या फीमेल चाइल्ड होंगे, तो मेल या फीमेल चाइल्ड के अंदर जनरली यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि ये जो गुणसूत्र होते हैं, फीमेल के अंदर हमेशा एक्स और मेल में हमेशा XY होते हैं। तो 50% जो क्रोमोसोम हैप्लॉइड नंबर के होते हैं उसमें 50% में X होता है और 50% जो स्पर्म होते हैं वो Y होते हैं। अब डिपेंड ये करता है कि X वाला अगर क्रॉस करता है, X वाला स्पर्म अगर क्रॉस करता है ओवम को, तो ऐसी स्थिति में फीमेल चाइल्ड का फॉर्मेशन होगा, और अगर Y वाला क्रॉस करेगा ओवम को, तो ऐसी स्थिति में मेल चाइल्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। अब जब ये प्रक्रिया हो जाती है, इसमें लिंग का निर्धारण पूरी तरह से किस पे डिपेंड करता है, वैज्ञानिक जो प्रमाण है उसके आधार पे ये मेल के स्पर्म पे डिपेंड करता है। समसूत्री विभाजन की जब क्रिया होती है तो उसमें खास रूप से जो क्लीवेज की शुरुआत होती है, तो क्लीवेज की शुरुआत अंडवाहिनी के अंदर जो संकीर्ण पथ स्थमिक जंक्शन होता है गर्भाशय की ओर जो बढ़ता है उसके अंदर होती है। तो जब ये विभाजन की प्रक्रिया होने लगती है तो पहले हम इस फिगर को देखेंगे। यहाँ पे जनरली आप देखेंगे कि एक ये अंडाणु की कोशिका है, अंडाणु है, जिससे कई तरह के ये शुक्राणु, मिलियंस ऑफ शुक्राणु जो होते हैं, स्पर्म सेल होती हैं, इसे फ्यूज करने के लिए इसके पास आती हैं। तो इसमें जो आप देख रहे हैं ये वाला जो शुक्राणु है, इसे सबसे पहले इस अंडाणु कोशिका को निषेचित करता है। जैसे ही ये इसकी पारदर्शी लेयर को ब्रेक करके इसके अंदर इंटर करता है तो दोनों के साइटोप्लाज्म आपस में फ्यूज कर जाते हैं, और बाद में ये जो जोना पेल्यूसिडा की जो लेयर होती है, एक तरह से ये प्रोटेक्टिव कवरिंग का फॉर्मेशन कर लेती है, जिससे दूसरे शुक्राणु इसके अंदर इंटर नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले जो शुक्राणु इसे निषेचित करता है, इसके पास जो सबसे पहले पहुंचता है, इसके कोरोना रेडिएटा को क्रॉस कर लेता है, वही क्या करेगा, इसे निषेचन कर पाता है। बाकी के दूसरे जो शुक्राणु होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो जनरली यहाँ पे जब फर्टिलाइजेशन की क्रिया हो जाती है, निषेचन की क्रिया हो जाती है, तो उसके बाद क्या होता है, तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। यहाँ से अंडाणु कोशिका ये वाले है, तो यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल जब होती है तो उसमें जो 14वें दिन वाली जो स्थिति होती है, उसके बाद जो ओवम होते हैं रिलीज होते हैं, तो ये फैलोपियन ट्यूब के अंदर ओवम ऐसे प्रवेश कर जाता है। फिर धीरे धीरे ये जो एम्पलरी रीजन होता है, यहाँ पे निषेचन की क्रिया, फर्टिलाइजेशन की क्रिया कंप्लीट होती है, और फर्टिलाइजेशन की क्रिया कंप्लीट होने के बाद, निषेचन की क्रिया कंप्लीट होने के बाद, तो यहाँ पे जनरली ये वाला हिस्सा जो है, इसमें ये स्पर्म और ओवम सेल फिगर नंबर बी में दोनों आपस में फ्यूज करने का काम कर रहे हैं। तो फर्टिलाइजेशन यहाँ पे होगा। जब जाइगोट बन जाएगा तब फिर इसमें डिवीजन होना स्टार्ट होगा, तो माइटोसिस डिवीजन होगा। तो माइटोसिस डिवीजन होगा तो 2, 4, 8, 16 इस तरह से कोशिकाओं का फॉर्मेशन होता रहेगा। ये कोशिकाएं ब्लास्टोसिस्ट और उसके बाद अलग अलग स्टेजेस में जैसे मारूला और कोरकपुटी में डेवलप होती रहेंगी, और बाद में अंत में ये क्या करेंगे, जो यूट्रस वाला रीजन होगा यहाँ से आके इससे चिपक जाती है। यही स्थिति क्या कही जाती है, इम्प्लांटेशन कही जाती है। तो यहाँ पे बेसिकली आप ध्यान देंगे अगर, तो जो थियोरी के अकॉर्डिंग हम देखेंगे, जब इसमें डिवीजन होने लगेगा तो 2, 4, 6, 8, इसमें 2, 4, 8, 16, 32 इस तरह से डिवीजन होता रहता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कोरक खंड कहते हैं। इसे ब्लास्टोमियर्स नाम दिया जाता है।
तो 2 सेल्ड स्टेज, 4 सेल्ड स्टेज, 8 सेल्ड स्टेज, 16 सेल्ड स्टेज वाली जो कंडीशन होती है इसी को ब्लास्टोमेयर या कोरक खंड नाम दिया जाता है। अब इसमें जो 8 और 16 कोरक खंड होते हैं, इसमें जो 8 कोशिकाएं या 16 कोशिकाओं वाली जो स्टेज होती है उसे मारूला नाम दिया जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे आप याद रखिएगा कि मारूला किस कंडीशन में कहते हैं, जब जो जाइगोट होगा, जो एम्ब्रियो होगा, वो डिवाइड करके 8 से 16 कोरक खंडों का फॉर्मेशन कर लेगा, तो ऐसी स्थिति को तूतक या फिर मारूला कहा जाता है। अब ये लगातार ये भी विभाजित होता रहेगा, और जैसे जैसे ये गर्भाशय की ओर बढ़ेगा तो ऐसी स्थिति में यह कोरकपुटी ब्लास्टोसिस्ट के रूप में परिवर्तित होने लगेगा। अब ये परिवर्तित होने के बाद कोरकखंड बाहरी परत में व्यवस्थित हो जाएगा, जिसे पोष कोरक ट्रोफोब्लास्ट नाम दिया जाएगा। तो बाद में जब ये इसमें परिवर्तित होकर व्यवस्थित हो जाएगा तो ऐसी स्थिति को हम लोग पोष कोरक नाम देंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, कोशिकाओं के भीतरी समूह से जो पोषक कोरक अंदर लगे होंगे उन्हें हम अंतरकोशिकीय समूह इनर सेल मास नाम देंगे। क्या नाम दे देंगे? इनर सेल मास। अब पोषक कोरक अस्तर गर्भाशय अंतः अस्तर से संलग्न हो जाएगा और उसके बाद अंतर कोशिका समूह के रूप में भ्रूण के रूप में अलग अलग विभेदित होने स्टार्ट करेगा। फिर बाद में क्या होगा, जब ये पूरी तरह से इससे संलग्न हो जाएगा तो ऐसी स्थिति के बाद ये गर्भाशय की कोशिकाएं तेजी से इसमें विभाजन करना स्टार्ट करेंगी। फिर ये विभाजन करते करते ये पूरी तरह से अंतः गर्भाशय स्तर में जाके एम्बेडेड हो जाएगा, मतलब पूरी तरह से सेट हो जाएगा। और यही जो प्रक्रिया कहलाती है अंतरोपण, इम्प्लांटेशन कहलाती है। तो और इसके बाद की जो स्थिति होती है इसी को हम लोग सगर्भता प्रेगनेंसी बोलते हैं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे सगर्भता और भ्रूणी परिवर्धन। तो इसमें अगर किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ आप कमेंट करिए। धन्यवाद।